In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is HR, your biology teacher. आज हम Krebs cycle के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टडी करेंगे that how many possible MCQs can be made from this single topic for MDCAT biology. Our knowledge will not be restricted to any specific board, and inshallah we will study biology in a very different way from the others. अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल्स की, क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक ऐसा साइकिल है, अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझ लें कि आपके पास एक सेल है, उस सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग्स हैं जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द क्रिस्टाई। एंड देन हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ने जो फ्लूइड इनक्लोज किया हुआ है उसको हम कहते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका क्रेब्स साइकिल हो रहा है। तो आपने सिंपली ये याद रख लेना है कि एक ऐसा साइकिल जो फ़िलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास इसकी दो सिग्निफिकेंसेस हो सकती हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है। जो भी आप खाना खाते हैं, जब वो ऑक्सीजन की मदद से एरोबिकली टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे बनने वाली एटीपी के ज़रिए मिलेगी। लेकिन उस एटीपी को बनाने के लिए हमारे पास NADH और FADH चाहिए होता है। वो NADH और FADH मुख्तलिफ सोर्सेज से आता है, और उनमें से क्रेब्स साइकिल एक सोर्स है जो कि NADH और FADH प्रोवाइड करती है। और दूसरा इसका काम क्या है कि ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है? डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर एक इंटरमीडिएट है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट एक कीटो एसिड है, यानी कि इसमें हमारे पास ऑक्सो ग्रुप भी है यानी कीटोन ग्रुप भी है, और साथ ही साथ इसमें एसिडिक ग्रुप भी है यानी कि COOH ग्रुप भी है। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम ग्लूटामेट को बना सकते हैं। और ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करना ये भी क्रेब्स साइकिल का ही काम होता है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन की, जो कि हमने यहाँ पे बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। देन क्रेब्स साइकिल को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला नाम जो है इट इज़, जैसे आपने पढ़ा है अभी, क्रेब्स साइकिल। ये क्यों इसको कहा जाता है? आपके पास सर हैंस क्रैब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उनकी नाम की हमने बदौलत इसको क्रेब्स साइकिल बोल दिया। देन हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? अगर आप सबसे पहला रिएक्शन देखें ना क्रेब्स साइकिल का, तो वो ये होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए आपस में मिलते हैं और बना देते हैं सिट्रेट, और सिट्रेट को हम कहते हैं कि यही सिट्रिक एसिड है। तो सबसे पहली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है क्रेब्स साइकिल के अंदर वो सिट्रिक एसिड है, वो सिट्रेट है, और उसकी बदौलत हमने क्या कह दिया? इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह दिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो आपने सिंपली 3 कार्बन ड्रॉ करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन है, तो आपने सिंपली 3 कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं, और आपने उनके साथ COOH यानी कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा देने हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देने हैं। और जो दरमियान वाला कार्बन है आपका, वहाँ पे आपने एक OH भी लगा देना है, और बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे कर लेने हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सिट्रेट है। और सिट्रेट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3 है। देन तीनों कार्बन पे आपके पास COOH ग्रुप्स हैं, और आपके पास एक OH है जो कि कार्बन नंबर 2 पे है। अब इन 3 COOH ग्रुप्स की वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, 3 COOH ग्रुप्स हैं। किसके अंदर? सिट्रेट के अंदर। सिट्रेट क्या है?
आपका पहला प्रोडक्ट है किस चीज़ का, क्रेब्स साइकिल का, कैसे बना, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए के मिलने से बना। ठीक है, तो ये आपके पास 3 नाम हो गए, इनकी हमने बेसिस को एक्सप्लेन कर लिया। देन हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए क्रेब्स साइकिल्स को शुरू करने से पहले। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज मॉलिक्यूल एक्स है, उसके साथ कोएंजाइम ए अटैच है, कोए अटैच है, आप उसमें अगर वाटर की एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट एक्स, मॉलिक्यूल एक्स कोएंजाइम ए से अलग हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड टूटा है, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से आपको एनर्जी मिलेगी, अलॉट ऑफ एनर्जी मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके पास 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिलते हैं और एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोए मिलता है, यानी कि 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, यानी कि अगर एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट देता है तो इसका मतलब कि एक ग्लूकोज हमें 2 एसिटाइल कोए देगा, यानी कि इसका मतलब एक ग्लूकोज 2 क्रेब्स साइकिल चलाएगा, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए एक एसिटाइल कोई चाहिए होता है, एक एसिटाइल कोए चाहिए होता है। और एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ बेसिकली 2 कार्बन कंपाउंड। कैसा 2 कार्बन कंपाउंड, कि जिसके साथ हमने कोए अटैच किया हो। सपोज हमारे पास ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, हमने क्या कर दिया, हमने इसके साथ कोए अटैच कर दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एसिटाइल कोए का। और आपने ये भी याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल जब एक दफ़ा चलता है तो आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के कितने स्टेप हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 9 स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। इनको हम काउंट भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए का आपस में कंडेंस होकर सिट्रेट का बनना, तो ये पहला स्टेप है। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल हमारे पास 9 स्टेप है जिनके अंदर क्रेब्स साइकिल रन करता है। अब यहाँ पे हम बात कर लें बिफोर स्टार्टिंग द क्रेब्स साइकिल वी हैव प्रिकर्सर्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल शुरू कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो सबसे पहला जो आपके पास प्रिकर्सर है वो है ऑक्सैलो एसीटेट, एंड दूसरा जो प्रिकर्सर है वो है एसिटाइल कोए। जब इन दोनों ने आपस में यूनाइट होना है, फ्यूज़ होना है, कंडेंस होना है, तो आपके पास बनेगा सिट्रेट। ठीक है, और साथ ही साथ आपने एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर भी याद कर लेना है। ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। अक्सर इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और डायरेक्टली जंप किया जाता है लेक्चर के ऊपर, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि जिनको एड्रेस नहीं किया जाता और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने एक्चुअली में इसका ओरिजिन क्या है इन चीज़ों का, ठीक है ना। वो बस रट्टा लगा लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली चीज़ें जो हैं वो अपनी बुनियाद से, अपनी फाउंडेशन से कैसे पकड़ी गई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोए है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोए में आपको पता है एक एसिटाइल पार्ट है और एक कोए पार्ट है, ठीक है ना। एसिटाइल ग्रुप आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एसिटेट या एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपके पास कोए वाला पोर्शन है, और कोए जो है वो विटामिन B5 से ड्राइव होता है। ये चीज़ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में याद कर लीजिए, ठीक है। कोए के पास आपके सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है, सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है, जिसको हम थायोल ग्रुप भी कहते हैं, और ये इसी थायोल ग्रुप के ज़रिए रिएक्ट करता है एसिटाइल ग्रुप के साथ और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। एंड एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली दैट इज़ द एसिटाइल और एसाइल के अंदर डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो एसाइल में आपके पास आर ग्रुप होता है, यानी कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, जबकि एसिटाइल में आपके पास मिथाइल ग्रुप स्पेसिफिकली होता है। अब यहाँ पे बैक टू द क्रेब्स साइकिल, हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल का, उसमें क्या होता है कि आपके पास एसिटाइल कोए ऐड होगा। तो एसिटाइल कोए का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए की एडिशन होगी, साथ ही साथ आपके वाटर की एडिशन भी होगी, ठीक है। और मैंने आपको बेसिस में बताया है कि जब वाटर ऐड होगा, ठीक है, जब वाटर ऐड होगा साथ में, तो एसिटेट ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप और कोए ग्रुप आपस में से सेपरेट हो जाएंगे। यानी होगा क्या कि आएगा तो एसिटाइल कोए, ठीक है, लेकिन वो जब जाएगा तो अपना कोए उसका निकल जाएगा, जबकि उसका जो एसिटेट पोर्शन है, उसका जो एसिटाइल पोर्शन है, वो मिल जाएगा किसको, ऑक्सैलो एसिटेट को, और वो बन जाएगा सिट्रेट, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर 4 कार्बन थे
और आपके पास अगर एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन थे, स्पेसिफिकली उसका जो एसिटाइल पार्ट है, क्योंकि कोई पार्ट तो निकल गया, ठीक है, वाटर की एडिशन हो रही है साथ में, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रेट। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा सिट्रेट सिंथेस, क्योंकि वो सिट्रेट की क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। लिहाजा हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप कौन सा है, वो कंडेंसेशन स्टेप है। कंडेंसेशन हो रही है किसकी, ऑक्सैलोसिटेट की और एसिटाइल कोए की। देन हम बात करते हैं सिट्रेट का कन्वर्ट होना सिस एकोनाइट्रेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने इस चीज़ को याद कर लेना है इस तरह से कि पहले हमने क्या किया था, हमने वाटर ऐड किया था, ठीक है। जैसे ही हमने एसिटाइल कोए को ऐड किया, हमने साथ में वाटर भी ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम वाटर को रिमूव करवाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में वाटर को हमने रिमूव करवा दिया, पहले हमने वाटर ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, वाटर को हमने रिमूव करवा दिया। आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा एकोनाइटेज, एकोनाइटेज। और जो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा सिस एकोनाइटेट, तो सिस एकोनाइटेट बनेगा। अब यहाँ पे देखें कार्बन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि तो ये आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका ना स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि सिट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सिट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि आपने 3 कार्बन बनाने हैं, उनके साथ आपने COOH लगा देना है, और साथ में हाइड्रोजन उनके पूरे कर दिए, और दरमियान वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप आएगा, यह है सिट्रिक एसिड, इसको सिट्रेट कहते हैं। अब यही अगर आप देखेंगे सिस एकोनाइटेट का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने वाटर रिलीज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक OH लेंगे और आप साथ वाले कार्बन से एक H लेंगे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। क्या आपके पास COOH ग्रुप तो उसी तरह से है, आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन भी उसी तरह से है, 6 कार्बन है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपने वाटर रिलीज़ किया है तो ये आपके पास अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाएगी। एंड इन द सेम वे आप अगले ही स्टेप में देखेंगे कि जब आप आइसोसिट्रेट बनाएंगे, सिस एकोनाइटेट से जब आप आइसोसिट्रेट बनाएंगे, बेसिकली सिट्रेट से जब आप सिस एकोनाइटेट में गए थे तो आपने वाटर को रिलीज़ किया था। इसी तरह से जब आप सिस एकोनाइटेट से आइसोसिट्रेट में जाएंगे, आप दोबारा से वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। आप दोबारा से वाटर को ऐड करेंगे, और आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या चीज़ होती है, वाटर के अंदर H और OH ग्रुप हुआ। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर से एक दफ़ा, तो आपने 3 कार्बन बना लिए, उनके साथ आपने COOH ग्रुप लगा लिए, और साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, अब आपने वाटर ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, फ़र्क ये आएगा कि अब जो OH होगा वो साथ वाले कार्बन के पास जाएगा, और जो H होगा वो दरमियान वाले कार्बन के पास जाएगा, दूसरे वाला कार्बन जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि आपके पास OH सेंटर में था, साथ वाले से हमने H लिया, वाटर बनाया, उसको रिलीज़ करवाया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब हमने दोबारा से वाटर ऐड किया, अब OH साथ वाले कार्बन के पास गया, टर्मिनल कार्बन के पास गया, दरमियान वाला जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ पे H गया, ठीक है, और हमारे पास आइसोसिट्रेट बन गया। अब यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि आपके पास सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये दोनों क्या हैं, ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिस एकोनाइटेट। सिस एकोनाइटेट जो है इसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा, वाटर ऐड किया जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइसोसिट्रेट। क्या कोई कार्बन नंबर का डिफरेंस आया, बिल्कुल भी नहीं, कार्बन नंबर बिल्कुल उतने ही हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, वही वाला एंजाइम होगा जो कि पहले था, एकोनाइटेज, ठीक है, एकोनाइटेज एंजाइम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपने पढ़ लिया कि आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट फ्रॉम आइसोसिट्रेट। अब यहाँ पे आइसोसिट्रेट तो आपने बना लिया, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बन जो होगा उसका नंबर डिक्रीज होगा और 5 कार्बन बन जाएंगे, यानी कि आपके पास जो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट है इसके अंदर आपके पास 5 कार्बन होंगे,
ठीक है। और जो एक कार्बन निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड याद रखें कि जब भी किसी सबस्ट्रेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। यानी आपके पास अगर एक सबस्ट्रेट है, उसके पास कोई कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, तो बेसिकली वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको एलिमिनेट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिलीज होना, निकलना, एलिमिनेट होना। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपके पास इस रिएक्शन में सबसे पहली आपने बात याद रख ली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आइसोसिट्रेट के पास आपके पास अटैच्ड COOH ग्रुप जो थे, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो थे, वो अगर 3 थे, तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास अटैच्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अगला, इसी स्टेप के अंदर जो अगला रिएक्शन हो रहा है, जो एक और चीज़ हो रही है वो ये है कि NAD आएगा और NADH2 बन के चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अभी क्या हुआ कि आपके पास NAD आया, ठीक है, और NADH2 बन के चला गया। अब इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो है, आइसोसिट्रेट के पास क्या चीज़ होती है, आइसोसिट्रेट के पास एक तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास NAD आया, NAD के पास ना इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो NAD के पास ना ही इलेक्ट्रॉन्स थे और ना ही उसके पास प्रोटॉन्स थे, ना ही हाइड्रोजन थे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसने कहाँ से लिए, आइसोसिट्रेट से लिए, और खुद NAD क्या बन गया, NADH2। लेकिन NAD यहाँ पे है क्या, NAD बेसिकली कोएंजाइम है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए, कुछ एंजाइम्स को बेसिकली काम करने के लिए अपने साथ एक उनका दोस्त चाहिए होता है। जैसे आपको अपना दोस्त चाहिए होता है मोटिवेशन के लिए, इसी तरह से एंजाइम्स को काम करने के लिए उनका कोएंजाइम चाहिए होता है। और यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एंजाइम होगा उसका जो कोएंजाइम है, उसका जो पार्टनर है वो कौन सा, NAD है। और NAD इसका मतलब क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये कहाँ से हमें मिलता है, ये विटामिन B3 से मिलता है, जिसको नायासिन कहते हैं, ये वहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। और वैसे अगर मज़ीद इसकी केमिकल नेचर की बात की जाए तो ये एक डायन्यूक्लियोटाइड है। और डायन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी किससे रिलेटेड, NAD के रिलेटेड। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपने इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखना है। NAD आया था विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, NAD गया विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NAD आया था विदाउट हाइड्रोजन, NAD गया विद हाइड्रोजन, NADH2 बन के, ठीक है। तो लिहाजा आइसोसिट्रेट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और NAD ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, NAD ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और आइसोसिट्रेट ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो आइसोसिट्रेट अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर NAD इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी पॉजिटिव चार्ज को खो रहा है तो इसकी हो रही है रिडक्शन। आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट अपने इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, NAD इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रहा है, आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, NAD रिड्यूस हो रहा है, NAD रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, NADH2। और आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गए, इसके अंदर से प्रोटॉन भी निकला, और यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन हो गई। तो ये बेसिकली स्टेप हम इसको कहते हैं कि ये क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। यानी कि एक तो हमने आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन कर दी, एक तो हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, उसको कहा भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो हमें, हमारे हवाले कर दो, और साथ ही साथ हमने उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल ली, ठीक है ना, हाउ पुअर। तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर कुछ सेम चीज़ ही होने वाली है, एक दफ़ा फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली होगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इन द सेम वे आपके पास NAD प्लस आएगा और NADH2 बन के चला जाएगा। यानी कि क्या हो गई, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। जब ऑक्सीडेशन हुई तो आपके पास
जो है साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, मजीद कार्बन कम हो गया, सक्सीनाइल कोए बनता है। इसमें 4 कार्बन हो गए, क्यों? क्योंकि एक कार्बन और निकल गया, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आएगी, एक छोटा सा डिफरेंस नज़र आएगा। जो ये वाली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है और जो दूसरे वाली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा काम और होता है, और वो ये है कि आपके पास को ए ग्रुप ऐड हो जाता है, को ए ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमने जब CO2 निकाल ली, इसको ऑक्सीडाइज भी कर दिया अल्फा कीटोग्लूटारेट को, ठीक है ना, तो आपने एक साथ में क्या किया, आपने कोए को भी ऐड कर दिया, जिससे क्या बन गया, सक्सीनाइल कोए। ठीक है ना, तो ये सक्सीनाइल कोए बन जाता है। और मैंने यहाँ पे एंजाइम बताना मैं भूल गया था। यहाँ पे जो शुरू में एंजाइम था वो था आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? अब ये कौन सी बला है? डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। डीहाइड्रोजिनेज क्या कराता है? हाइड्रोजन निकालता है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि आइसोसिट्रेट की डीहाइड्रोजिनेशन करेगा, उससे हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है ना, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अब मजीद हम बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। अगले स्टेप में जो आपके पास एंजाइम होगा वो सिंपली यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये इस एंजाइम का नाम है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और साथ ही साथ एडिशन ऑफ कोए हो रही है। ठीक है, लंबी बात को थोड़ा सा कम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सक्सीनाइल कोए हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको कन्वर्ट करना है सक्सीनेट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सक्सीनेट में कन्वर्ट करने के लिए इसका कोए निकाल देंगे। सिंपल सी बात है ना, कि देखें सक्सीनाइल कोए है तो उसको सक्सीनेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कोए निकालेंगे। अब मैंने आपको एक बात कही थी, जब हमने किसी चीज़ के पास कोए हो, ठीक है, हमने वो कोए निकालना हो, हम क्या करेंगे, हम उसको वाटर देंगे। वाटर के एडिशन से कोएंजाइम ए ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी मॉलिक्यूल से, किसी सबस्ट्रेट से, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है सक्सीनेट या बेसिकली सक्सीनाइल ग्रुप है, उसके साथ कोए था, हमने क्या किया, हमने वाटर को ऐड करवा के हमने ये बॉन्ड तुड़वा दिया, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, और हमारे पास बन गया एक तो सक्सीनाइल यानी सक्सीनेट ग्रुप, और दूसरी तरफ हमारे पास कोए ग्रुप बन गया। और हमें इस सब कुछ कराने से क्या मिला, हमें मिली एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गई, हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एनर्जी है ये रिलीज़ हुई है, इसका कोई ना कोई काम तो होगा। ये एवं तो नहीं रिलीज़ हुई, ये ऐसे तो नहीं रिलीज़ हुई। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई है, जीडीपी आएगा, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएगा, और हमारे पास जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के जीटीपी बना दिया जाएगा इस एनर्जी से। जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाने के लिए ताकत चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी रिलीज़ हुई, हमने उसको कैच किया, हमने जीटीपी बना दिया। अब ये जीटीपी क्या करेगा, ये फिर से टूट जाएगा जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, लेकिन इसके टूटने से एनर्जी फिर से रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी कौन अब कैप्चर करेगा, वो एनर्जी कैप्चर करेगा आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो आएंगे। जो एनर्जी जीटीपी के टूटने से बनेगी, ठीक है, वो कैप्चर की जाएगी और बन जाएगा एटीपी। ठीक है, और जीटीपी फिर से जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से दोबारा से सक्सीनाइल कोए से एनर्जी अपनी कैप्चर करेगा, जीटीपी बनेगा, और जीटीपी अपनी एनर्जी जो ट्रांसफ़र कर देगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और वहाँ से एटीपी बन जाएगा मजीद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस स्टेप के अंदर एटीपी बनता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास एटीपी बना है, इस एटीपी की एक छोटी सी खसूसियत है, इस स्टेप की छोटी सी खसूसियत है। ये जो स्टेप आपने देखा है, इस स्टेप के अंदर हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी हाई एनर्जी सबस्ट्रेट था, कोई भी सबस्ट्रेट था जिसके पास हाई एनर्जी थी, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, आपने क्या किया, आपने उस सबस्ट्रेट को किसी ना किसी तरह से उसका बॉन्ड तोड़ा, वो उस बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज़ हुई, आपने उस एनर्जी को इस्तेमाल किया और आपने एटीपी बना ली। ठीक है ना, फॉस्फोराइलेशन कर दी, यानी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉस्फेट देना। आपने एडीपी को फॉस्फेट दिया, एडीपी ने फॉस्फेट एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी को यूज़ किया गया और एटीपी बन गया, और आपको यहाँ पे एटीपी मिल गई। ये होगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए,
2 NADH2 बना लिए, हमने एक ATP भी बना लिया। अगले स्टेप की तरफ हम प्रोग्रेस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे। अगला स्टेप हमारे पास सक्सीनेट बन गया। अब सक्सीनेट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूमारेट। यहाँ पे आप इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हैं कि याद रखें, जिस स्टेप के अंदर फ्यूमारेट बनेगा, F से फ्यूमारेट, जिस स्टेप में फ्यूमारेट बनेगा उसी स्टेप के अंदर FADH2 भी बनेगा। जिस स्टेप में फ्यूमारेट बनेगा उसी स्टेप में FADH2 भी बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एंजाइम्स के नाम फिर से एक दफ़ा हम देख लेते हैं। सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट की तरफ जाते हुए जो एंजाइम था उसका नाम था सक्सीनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे हमने थायोएस्टर बॉन्ड को तोड़ा, हमने कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड जो है हमने सक्सीनेट से तोड़ा था, वो थायोएस्टर बॉन्ड था और उसको तोड़ने से हमें क्या मिली, हमें एनर्जी मिली। अब यहाँ पे हुआ क्या, सक्सीनेट को हमने फ्यूमारेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट गेम प्लेयर और वो होगा FAD पॉजिटिव और वो बन के चला जाएगा FADH2, यानी कि वो सिंपली क्या हो गया, वो रिड्यूस होके चला गया और सक्सीनेट को कर दिया ऑक्सीडाइज। सक्सीनेट को कर दिया ऑक्सीडाइज, सक्सीनेट हो गया ऑक्सीडाइज, FAD हो गया रिड्यूस, रिड्यूस होके क्या बना FADH2 और हमारे पास जो यहाँ पे नया कंपाउंड बन गया इस ऑक्सीडेशन से, ये है फ्यूमारेट। ठीक है, ये है फ्यूमारेट। और ये जो एंजाइम होगा यहाँ पे, इस एंजाइम का नाम क्या होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि जिसने सक्सीनेट को डिहाइड्रोजिनेज यानी उसकी डिहाइड्रोजिनेशन कर दी, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन कर दी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आएगा वो क्या स्टेप होगा, इट इज़ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ फ्यूमारेट इनटू मैलेट। तो फ्यूमारेट की मैलेट में कन्वर्जन हमने अब देखनी है, तो वो किस तरह से होगी कि सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे हाइड्रेशन स्टेप करवाएंगे, यानी वाटर ऐड करवाएंगे। अब जब यहाँ पे आपने वाटर ऐड करवाया तो फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम होगा वो होगा फ्यूमारेज। तो ये आपके पास सिंपल सा एक स्टेप हो गया। आखिरी स्टेप आपके पास जो रहता है, उस स्टेप के अंदर क्या हुआ, उस स्टेप के अंदर फिर से NAD आएगा, NAD पॉजिटिव, और NADH2 बन के चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, किसकी हुई, मैलेट की हुई। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना, मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बना। NAD क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, NAD रिड्यूस होकर क्या बना, NADH2 बना। यहाँ पे क्या कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई है, तो आंसर है नहीं, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो एंजाइम का नाम ले लिया वो एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे हमने मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए ऑक्सैलोएसीटेट दोबारा से बना लिया और ऑक्सैलोएसीटेट मज़ीद एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा सिट्रेट, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अब हम बेसिकली इस साइकिल से हमें मिला क्या, हमें फ़ायदा क्या हुआ, हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमें चीज़ें चाहिए ना, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एसिटाइल कोए। ठीक है, हमें चाहिए ADP और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। हमें चाहिए NAD+, कितने NAD+ चाहिए, 3। हमें चाहिए FAD+, कितने FAD+ चाहिए, 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि क्रेब्स साइकिल की इनपुट में आती हैं। ठीक है, आउटपुट से क्या मिलता है, आपके पास एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, 2। तो आपके 2 कार्बन एसिटाइल कोए वाले ऐसे निकल गए। और यही बात है सिंपल से कि देखिए आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट था, उसके पास 4 कार्बन थे, आपने उसमें एसिटाइल कोए ऐड करवाया जिसके पास 2 कार्बन थे, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, 2 कार्बन निकल गए और फिर से ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट हो गया। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या मिला, आपको ATP मिल गया, आपको NADH2 मिल गया, आपको FADH2 मिल गया, FADH2 1 मिला और NADH2 3 मिले। तो ये आपने कंपाउंड्स बना लिए। इसमें से जो ATP है वो तो आप सिंपली डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जो NADH2 है
ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये आपको मज़ीद एटीपी प्रोवाइड करेंगे, 3 एटीपी प्रोवाइड करेंगे NADH2, एक NADH2 से 3 एटीपी, और 3 NADH2 अगर होंगे तो आपके पास टोटल 9 एटीपी बनेंगे। इसी तरह से अगर आप FADH2 की बात करते हैं तो एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया, आपने एटीपी, एक डायरेक्ट एटीपी क्रिएट किया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, आपने 9 एटीपी इनडायरेक्टली NADH2 के ज़रिए जनरेट किए, और आपने 2 एटीपी फ्यूम FADH2 के ज़रिए आपने जनरेट किए, और आपके पास टोटल एटीपी कितने बन गए, 12 एटीपी बन गए, ठीक है। फ़र्क ये है कि जो पहला एटीपी है वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, जबकि बाकी 2 एटीपी हैं उसके लिए आपको NADH2 और FADH2 को भेजना पड़ता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, और वहाँ पे जाके ये NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होके FAD+ और NAD+ दोबारा से बन जाते हैं, और दोबारा से क्रेब्स साइकिल में आके रिड्यूस होके चले जाते हैं, और ये लूप चलती रहती है इसी तरह से। तो आपको एक एसिटाइल कोए से कितने एटीपी मिले, एक एसिटाइल कोए से आपको 12 एटीपी मिले, यानी एक क्रेब्स साइकिल से आपको 12 एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एक ओवरव्यू था क्रेब्स साइकिल का। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आपने सिंपल जो बेसिक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट था, उससे बना सिट्रेट, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बना अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से बना आपके पास सक्सिनेट, सक्सिनेट से बना फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से बना मेलेट, और मेलेट से बना ऑक्सैलो एसीटेट, और ये आपका PTB का क्रेब्स साइकिल बेसिकली मैंने बना दिया। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनेट आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है। इन 2 स्टेप्स पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी कि जिसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इन्हीं 2 स्टेप्स पे आपके पास ऑक्सीडेशन भी होती है वाया NAD+, ठीक है। और NAD+ की जो लास्ट पे NAD की रिडक्शन होती है और NADH2 बनता है, वो आपके पास लास्ट स्टेप में जहाँ पे मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे भी आपके पास मेलेट की ऑक्सीडेशन से NADH2 बनता है, NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड जहाँ पे मैंने आपको एक लास्ट चीज़ बताई थी कि जहाँ पे फ्यूमारेट बनेगा वहाँ पे FADH2 भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सारी की सारी एनर्जी आउटपुट थी क्रेब्स साइकिल की। फाइनल एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई फैटी एसिड है, सपोज़ कोई भी वो आपको हाइपोथेटिकल फैटी एसिड के बारे में बताता है जिसके अंदर कितने कार्बन हैं, जिसके अंदर 10 कार्बन एटम्स हैं, और वो आपको कहता है कि इससे कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे, कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे, तो आप सिंपली ये देखेंगे कि 10 कार्बन वाला फैटी एसिड जो है ये हमें एसिटाइल कोए कितने देगा। तो एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो हमारे पास 5 एसिटाइल कोए बनेंगे, और अगर आपके पास 5 एसिटाइल कोए बन रहे हैं तो आपके पास 5 दफ़ा क्रेब्स साइकिल चलेगा। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इसकी समझ आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।